पुष्पा राज ने अपने हर एक दुश्मन जक्का रेड्डी, जॉली रेड्डी, दक्षिणी, यहाँ तक कि आईपीएस भंवर सिंह शेखावत को भी मार दिया है। पुष्पा द रैम्पेज यानी पार्ट 3 में हमें पुष्पा राज का और भी ज़्यादा खूंखार रूप देखने को मिलने वाला है। जब से पुष्पा राज के सौतेले भाई ने पुष्पा राज के खिलाफ कोर्ट में झूठी गवाही दी है, तब से पुष्पा राज ने फिर से मुलट्टी परिवार से सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं और अब पुष्पा राज अपनी मां और श्रीवल्ली के साथ अपने अलग घर में रहता है। पुष्पा राज ने रेड सैंडलवुड के स्मगलिंग के बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया है। पुष्पा राज ने पूरे सिस्टम को खरीद लिया है। एमएलए भी अब सिर्फ पुष्पा राज पर ही भरोसा करता है। एक दिन पुष्पा राज एमएलए से मिलकर उसको कहता है कि वो आगे से बेचे गए माल का 50% शेयर अपने पास रखेगा और 50% शेयर एमएलए को देगा। ये सुनकर पहले तो एमएलए हैरान हो जाता है, क्योंकि पहले एमएलए को हर बेचे गए माल का 80% मिलता था, लेकिन अब पुष्पा राज कहता है कि माल अब ज़्यादा क्वांटिटी में स्मगल होने लग गया है, इसलिए एमएलए के परसेंटेज शेयर में कमी भले ही आएगी, लेकिन प्रॉफिट पहले से ज़्यादा ही होगा। एमएलए पुष्पा राज की बात मान लेता है। फिर एक दिन पुष्पा राज का फ्रेंड केशव पुष्पा राज के पास दौड़ते दौड़ते आता है और कहता है कि शीशाचलम के जंगलों में जितने भी मजदूर हमने लाल चंदन के पेड़ काटने के लिए भेजे थे, उन सबको जंगल में ही किसी ने मार दिया है और हमारे लोडेड ट्रक्स भी वहाँ नहीं है। ये सुनकर पुष्पा राज केशव के साथ जंगल में चला जाता है। वहाँ अपने आदमियों की लाशें देख और ये जानकर कि उसका माल चोरी हो गया है, पुष्पा राज का खून खौल उठता है। तभी पुष्पा राज को एक और खबर मिलती है कि पुष्पा राज के जो ट्रक्स माल लेकर चेन्नई, कलकत्ता और मुंबई जा रहे थे, उन ट्रकों को भी रास्ते में किसी ने चुरा लिया है और पुष्पा राज के आदमियों को मार दिया है। अब पुष्पा राज को एमएलए का फ़ोन आ जाता है। एमएलए पुष्पा राज को कहता है कि पता नहीं ये कौन कर रहा है, लेकिन एमएलए इसकी इंक्वायरी के लिए पुलिस फोर्स को ऑर्डर दे देता है। एमएलए पुष्पा राज को कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होने को बोल देता है। एमएलए पुष्पा राज को कहता है कि तुम्हारे दुश्मन ने तुम्हारे आदमियों को मार दिया है, इसलिए अब तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। अब पुष्पा राज अपनी मां और श्रीवल्ली को ख्याल रखने के लिए अपने फ्रेंड केशव को उनके पास छोड़ जाता है और पुष्पा राज खुद शीशाचलम के जंगलों में अकेला ही चला जाता है। अब ये कोई नहीं जानता कि पुष्पा राज कहाँ है। सबको लगता है कि पुष्पा राज कुछ दिनों के लिए देश छोड़कर फौरन चला गया है। पुष्पा राज को शीशाचलम जंगल में छुप कर रहते हुए ये पता चलता है कि उन जंगलों में कुछ डाकुओं के ग्रुप्स ने कब्जा कर लिया है। उन डाकुओं के पास सारे हथियार हैं। जंगल में आने वाले लोगों को वो डाकू मार रहे हैं और लाल चंदन के माल को जंगल से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। पुष्पा राज अभी छुप कर ये सब देख ही रहा होता है, तभी वहाँ पुलिस उन डाकुओं पर हमला कर देती है। दोनों तरफ से फायरिंग होनी शुरू हो जाती है। उन डाकुओं के पास पुलिस से भी ज़्यादा अच्छे हथियार होते हैं, इसलिए पुलिस वाले उन डाकुओं की गोलियों का शिकार हो जाते हैं और मारे जाते हैं। पुष्पा राज भी उस फायरिंग का फ़ायदा उठाकर एक पुलिस वाले को मारकर डाकुओं के ग्रुप में शामिल हो जाता है। अब क्योंकि उस जंगल में बहुत से डाकुओं के ग्रुप्स होते हैं और सभी दिशाओं में फैले हुए होते हैं, इसलिए डाकुओं को लगता है कि पुष्पा राज किसी दूसरे ग्रुप से हमको पुलिस के आने की खबर देने आया था। मतलब डाकुओं को पुष्पा राज की सच्चाई के बारे में नहीं पता चलता और पुष्पा राज डाकुओं का ग्रुप ज्वाइन कर लेता है। उन डाकुओं के बीच रहकर पुष्पा राज को पता चलता है कि असल में वो डाकू नहीं है, बल्कि वो तो छोटी मोटी चोरी करने वाले चोर हैं, जो कई सालों से झूठे केसों में फंसे हुए इंडिया की अलग अलग जेलों में बंद हैं और जेल से आज़ाद होना चाहते हैं। पुलिस ने इन कैदियों को आज़ाद तो कर दिया, लेकिन हथियार देकर शीशाचलम के जंगलों में डाकू बनाकर भेज दिया। असल में ये सारा प्लान एमएलए का बनाया हुआ है। जब से पुष्पा राज ने एमएलए को 80% शेयर ना देकर 50% शेयर देना शुरू कर दिया था, तब से एमएलए पुष्पा राज से रेड सैंडलवुड के स्मगलिंग का बिजनेस छीनना चाहता है। इसलिए ही एमएलए ने पहले जंगलों में उन कैदियों को भेज दिया जो कई सालों से जेलों में बंद थे और उनको डाकू बनाकर हथियार दे दिए। और फिर एमएलए ने पुष्पा राज के आदमियों को जंगल में ही
अपने आदमियों के हाथों मरवा दिया और नाम डाकुओं का लगा दिया। पुष्पाराज के ट्रक भी उन डाकुओं ने नहीं बल्कि एमएलए के कहने पर पुलिस ने ही चुरा लिए थे। एमएलए चाहता है कि पुष्पाराज उन डाकुओं से अपनी दुश्मनी में उलझा रहे और एमएलए रेड सैंडलवुड के सारे माल को डायरेक्ट डीलर्स को बेचकर सारे पैसे खुद रख ले। एमएलए खुद पुष्पाराज को नहीं मार सकता, इसलिए पुष्पाराज को और डाकुओं के बीच दुश्मनी पैदा करके पुष्पाराज और डाकुओं को एक दूजे के हाथों मरवाना चाहता है। एमएलए जानता था कि पुष्पाराज सच्चाई का पता लगाने जंगल में जरूर आएगा, इसलिए या तो पुष्पाराज उन डाकुओं के हाथों मारा जाएगा या एमएलए के कहने पर पुलिस उन डाकुओं और पुष्पाराज को जंगल में ही मार देगी। लेकिन अब जब पुष्पाराज को सारी सच्चाई का पता चल जाता है तो पुष्पाराज सभी डाकुओं के ग्रुप्स को भी सारी सच्चाई बता देता है और खुद उनका लीडर बन जाता है। अब पुष्पाराज पूरे सिस्टम के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है। पुष्पाराज उन डाकुओं को यकीन दिलाता है कि वो आज़ादी के साथ हमेशा के लिए पुष्पाराज के साथ मिलकर काम कर सकेंगे। इधर एमएलए को भी पुष्पाराज की बगावत के बारे में खबर मिल जाती है। एमएलए एक बहुत बड़ी पुलिस फोर्स जंगल में भेज देता है। अब जंगल में पुष्पाराज और डाकू मिलकर पुलिस वालों से जंग करते हैं और लास्ट में पुष्पाराज और उसके आदमी मतलब वो डाकू पुलिस वालों को घेर लेते हैं। पुष्पाराज कहता है कि कह देना एमएलए से कि शीशाजलम के जंगलों में हमेशा से हमारा ही राज रहा है और रहेगा। मैं पुष्पाराज हूँ और किसी के आगे नहीं झुकूंगा। फिर सभी पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं और पुष्पाराज फिर से सिंडिकेट ग्रुप का एक अकेला लीडर बन जाता है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो की फैन थ्योरी सुनने के लिए आपका थैंक्स।